नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण की पाठशाला में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण रचनाकार यानी बाबा नागार्जुन के बारे में। बाबा नागार्जुन के बारे में परीक्षाओं में नागार्जुन से बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं और बहुत बार हम उन प्रश्नों को गलत भी कराते हैं। तो इस बार हम इन प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। हम नागार्जुन के बारे में संपूर्ण जीवन को जानेंगे। नागार्जुन का काव्य परिचय, नागार्जुन का जीवन और नागार्जुन का रचना संसार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और आपको जो भी महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलते हैं उसे लिख लीजिए। आज हम जानेंगे नागार्जुन का जीवन और काव्य परिचय। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको नागार्जुन के उपन्यास और नागार्जुन की रचनाओं को अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संपूर्ण जो जानकारी है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। स्पष्ट विचार, सीधा कथन और धारदार शब्द और चेहरे में अनुभव की झुर्रियाँ, ऐसे थे हमारे बाबा नागार्जुन। भक्कर, अलमस्त हमारी शताब्दी के कवि बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन का जन्म जो हुआ था बिहार के मधुबनी सतलखा गांव में हुआ था 30 जून 1911 को। 30 जून 1911 को। दुर्भाग्य से उस परिवार के जो बच्चे होते थे वो पैदा होने के कुछ समय बाद ही चल बसते थे। तो परिवार वालों ने ग्रह काटने के टोटके के अनुसार उनके घर का नाम ठक्कर रख दिया। ठक्कर यानी जो दिल को ठोकर मारकर चला जाए। परिवार में सिर्फ नागार्जुन और उनके पिता गोकुल मिश्र ही थे। पिता गोकुल मिश्र एक गरीब किसान थे और साथ साथ में ही एक कर्मकांडी पंडित भी थे। तो उनका जो संपूर्ण जीवन था वो गरीबी में बीता। तो उनकी शिक्षण जो था वो नहीं हो पाया था। उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। नागार्जुन का मूल नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था। वैद्यनाथ मिश्र। बचपन से ही उन्हें जानने और सीखने की लालसा थी। उनकी औपचारिक शिक्षा तो नहीं हो पाई थी पर उन्होंने अपने वातावरण, गरीबी, अनुभव और संघर्षों से ही सीखा था। एक समय की बात है, वो 1930 में अपनी मौसी के गांव गए हुए थे। वहीं पिता और मौसी ने मिलकर उनका विवाह अपराजिता जी से करवा दिया। 19 वर्ष की आयु में उनका विवाह अपराजिता जी से हो गया। उन्होंने काव्य लेखन की कला जो थी वो तो बचपन से ही देखने को थी, लेकिन उन्होंने औपचारिक रूप से लिखना 1945 ईस्वी के बाद ही प्रारंभ किया था। इसके साथ साथ ही वह मैथिली, बंगला, संस्कृत और हिंदी में लिखा करते थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा मैथिली और हिंदी में ही लिखा है। उन्हें नागार्जुन जो थे उन्होंने 1935 वर्ष की 1935 में उन्हें पहली नौकरी अध्यापक के रूप में मिली। उसी समय जो वो थे वो श्रीलंका चले गए। श्रीलंका जाकर वे उन्होंने बौद्ध मठ में गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के बाद उनका नाम जो था वैद्यनाथ मिश्र से नागार्जुन हो गया। अपनी घुमक्कड़ी के कारण वह कई राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े। 1939 ईस्वी में उन्हें स्वामी सहजानंद और
सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आने का मौका मिला और उसके बाद वो छपरा में किसानों के संघर्ष के आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व भी किया। इसी कारण उन्हें हजारीबाग जेल में कारावास भी भुगतनी पड़ी। 1941 ईस्वी में नागार्जुन ने किसान आंदोलन में भाग लिया और इसी किसान आंदोलन में उन्हें दूसरी बार भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया। नागार्जुन में सच बोलने का साहस था और उनकी रचनाओं में समाज का प्रतिबिंब देखने को हमें मिल जाता है। नागार्जुन का मानना था कि उन्होंने जनता से जो कुछ हासिल किया है, अर्थात उनका कहना था कि उन्होंने जनता से जो कुछ भी लिया है वह उनको कविताओं और रचनाओं के माध्यम से वापस करेंगे। उन्होंने किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं किया। वो कभी मार्क्सवाद, कभी गांधीवादी, वो प्रत्येक विचारधारा में बंधे रहे। वो किसी एक विचारधारा से नहीं जुड़े। 1969 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा भी गया उनकी रचना पत्रहीन नग्न गांच के लिए। इसके अलावा 5 नवंबर 1978 में वह इस दुनिया से अपनी यायावरी को समाप्त करके परमलोक की यात्रा में निकल पड़े। वे कबीर की भांति थे, घर फूंक कर तमाशा देखने वालों में से। नागार्जुन अपने समय के नागार्जुन ने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया और उन्होंने समाज का सजीव और निष्पक्ष चित्रण भी किया है। अगर हम नागार्जुन की रचनाएं देखें तो नागार्जुन की रचनाएं थी 1953 में युगधारा, 1959 में सतरंगी पंखों वाली, 1962 में प्यासी पथराई आंखें, 1971 में भस्मांकुर, 1975 में तालाब की मछलियाँ, 1980 में खिचड़ी विप्लव देखा हमने, 1980 में तुमने कहा था, 1981 में हजार हजार बाहों वाली, 1983 में पुरानी जूतियों के कोरस। इसके अलावा उन्होंने रत्नगर्भा, काली माई, रविंद्र के प्रति, बादल को घिरते देखा, प्रेत का बयान, आओ रानी, हम ढोए पालकी, वे और हम, अकाल और उसके बाद, सिंदूर, तिलकत भाल, आखिरी ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का घोड़ा, तुम्हारी दंदुरित मुस्कान, इस गुब्बारे की छाया में, मंत्र, भूमिजा, जो कि एक लंबी कविता है। इसके अलावा शासन की बंदूक और फसल जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। इसके अलावा अगर हम उनके उपन्यास देखें तो रतिनाथ की चाची जो 1948 ईस्वी में लिखा गया था, इसमें जो मिथिलांचल का सामाजिक जीवन का उसमें चित्रण किया गया था। फिर आता है बलचनामा जो 1952 में लिखा गया। इसका नायक जो था वो बलचनामा था, जो कि कैसे समाज और संघर्ष के प्रति उसका चित्रण किया गया था। फिर आता है नई पौध जो कि 1953 में लिखा गया। नई पौध में सामाजिक मान्यताओं का जर्जर चित्रण इसमें किया गया था। फिर आता है बाबा बटेश्वरनाथ जो कि 1954 में लिखा गया था। इसमें एक बरगद के पेड़ को बचाने के लिए किस प्रकार जो गरीब किसान थे उनके संघर्षों का चित्रण किया गया था। इसके अलावा दुख मोचन 1957, वरुण का बेटा 1957 में। वरुण के बेटे में मिथिलांचल के जो किसान थे और मिथिलांचल के जो मछुआरे थे उनका चित्रण किया गया था। इसके अलावा उग्रतारा 1963 ईस्वी में
इसमें उगनी और कमलेश्वर के प्रेम का चित्रण किया गया था। कुंभी पाक और पारो जो 1975 ईस्वी में लिखा गया था। इसके अलावा मैथिली में उन्होंने लिखा है हीरक जयंती और पत्रहीन नग्न गांच, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1967 से भी नवाजा गया था। उनका निबंध है अन्य हीनम क्रियानाम। इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है पत्रहीन नग्न गांच के लिए और 1994 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी नवाजा गया था। इसके अलावा उन्होंने यात्री उपनाम से लिखा करते थे। उन्हें आधुनिक कबीर की संज्ञा प्राप्त है। उनका जन्म जो हुआ था वो प्रकृति के बीच हुआ था, इसलिए वह घुमक्कड़ी और विचारों से मार्क्सवादी माने गए हैं। उन्होंने दीपक नामक पत्रिका का संपादन भी किया था और उनका संपूर्ण जो कृतित्व था, जो उन्होंने लिखा था, जो उन्होंने गढ़ा था, वो उन्होंने नागार्जुन रत्नावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित भी हुआ है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि नागार्जुन जो थे एक अलमस्त, भक्कर और सत्य बोलने वाले इंसान थे। अगर हम उनके महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखना चाहें तो एक बार देख लेते हैं। नागार्जुन की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी जैसे कि जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गात हूँ उस रवि का, या कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। इसके अलावा उनका एक महत्वपूर्ण और है अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा। यह उनका 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खुकार, गोली खाकर एक मरा बाकी रह गए 4। 5 पूत भारत माता के इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, जयप्रकाश नारायण जैसे महत्वपूर्ण समाज सेवकों को रखा गया था। नागार्जुन के बारे में अगर हम और जानना चाहें तो हम उनकी रचनाओं को देख सकते हैं। इसके अलावा जो नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम था वो यात्री था। वो संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से लिखा करते थे। उनकी खड़ी बोली में सबसे पहली जो रचना थी वो राम के प्रति थी, जो कि 1935 में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। इसके अलावा जो नागार्जुन का जो भस्मांकुर है वो एक खंड काव्य है जो कि बरबो छंद में लिखा गया था। इसके अलावा बच्चन सिंह ने उनके जो नाटक थे उनकी जो रचना थी उनकी रचनाओं को नुक्कड़ नाटक की संज्ञा भी दी है। हम नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे कि बादल को घिरते देखा अमल धवल गिरी के शिखरों पर, या पाषाणी सिंदूर तिलकत भाल तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास हरिजन गाथा, आकाल और उसके बाद, ये उनकी महत्वपूर्ण कविताएं थी। इसके अलावा नागार्जुन जो थे वो प्रगतिवादी के सलाखा पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे सकारात्मकता मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और बेहतर कर पाऊँ। तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और बेहतर कार्य करूँ, मैं और अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाऊँ, मैं और काम करूँ। मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।
तब तक अपना ख्याल रखिए। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक बाय।